नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमृतपाल के पिता और वकील ने किया भगोड़े को हिरासत में लिए जाने का दावा, हाईकोर्ट में की 24 घंटों के अंदर पेश करने की मांग। ईडी के दफ्तर पहुंची के कविता, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में हुई पूछताछ। संसद में दिखा जोरदार संग्राम, राहुल गांधी शर्म करो के लगाए गए नारे, फिर स्थगित हुई कार्रवाई। दिल्ली के रामलीला मैदान में फिर जुटे किसान, 10 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। 2 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे जापानी पीएम फूमियो किशिदा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ की द्विपक्षीय बैठक। आज की पहली खबर में बात करेंगे शातिर अपराधी अमृतपाल की। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। एक तरफ तो अमृतपाल के पिता और वकील दोनों ही उसे हिरासत में लिए जाने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। मामले में अमृतपाल के वकील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उसे 24 घंटों के अंदर पेश किए जाने की मांग की है। इसके अलावा दीप सिद्धू के संगठन वारिस पंजाब डे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर ली हैं। साथ ही अमृतपाल के आईएसआई कनेक्शन सामने आने के बाद यह खुलासा हुआ है कि यह भगोड़ा आईएसआई के इशारे पर पंजाब को दहलाने की साजिश कर रहा था, जिसके तहत गुरुद्वारों को हथियार रखने के लिए इस्तेमाल करने के साथ साथ नशा मुक्ति केंद्र में युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। डॉक्टर साहब, जो अमृतपाल के वकील और उनके पिता दावा कर रहे हैं, उस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, दोनों ही एक ही सवाल पूछ रहे हैं, पुलिस वाले भी और अमृतपाल के पिता भी, कि कहाँ है अमृतपाल। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कहाँ है, हिरासत में है या भाग गया। ये कोई मास लीडर नहीं है, ये तो एक अपराधी है जो पाकिस्तान के पैसे के ऊपर पंजाब के अंदर हथियार को बांटना और एक आतंकी दस्ता क्रिएट करना, ये काम में लगा हुआ था। अब जो खबर आ रही है पुलिस की तरफ से, जो आज बताया गया कि किस तरीके से वो लिंक्स स्थापित हो चुके हैं कि कैसे ये आईएसआईएस के साथ मिलकर इसने ट्रेनिंग ली आतंक की, फिर आईएसआई के साथ मिलकर, मतलब पाकिस्तानी के साथ मिलकर, पाकिस्तानी एजेंसी के साथ मिलकर ये पंजाब में कोहराम मचाना चाह रहा था। अब यहां तक मालूम चल गया है कि कैसे पैसे आ रहे थे। गुड़गांव में एक शख्स को पकड़ा गया है और वहां से ये मालूम चल रहा है कि 35 करोड़ रुपए पिछले 1.5 साल में जो है वो इसके पास आए हैं। 35 करोड़ रुपए किस चीज के लिए? तो ये उपद्रव मचाने के लिए। तो ये भाड़े का टट्टू है और ये इसलिए अब तक इस तरह का अंजाम दे पा रहा था क्योंकि सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रही थी। अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से अमृतपाल के ऊपर कोई बयान नहीं आया है। अतिशी मार लेना, ये केजरीवाल ये जरूरत से ज्यादा होशियारी करने की जो कोशिश कर रहे हैं कि प्रेस में आकर के आप ये कह दो कि पंजाब में जो कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई, नाम लेने में डर लगता है, अमृतपाल का नाम लेने में डर लगता है, खालिस्तानियों के खिलाफ बयान देने में डर लगता है। ये किस तरह की सरकार है? और ये सारा धंधा वो कर रहा था पिछले कई महीनों से कि जिसमें वो ड्रग्स का भी काम कर रहा था, ड्रग्स में जो लोग फंसे हुए हैं उनको आर्म्स की ट्रेनिंग भी दे रहा था, हथियार के ऊपर उसके जो आतंकी दस्ता का जो उसने नाम रखा उसके मार्क्स मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, ये सारी कवायद जो पंजाब के अंदर हो रही है वो केंद्र सरकार के इशारे, उनके आदेश पे हो रहा है। और इसलिए जो भी ड्रेडेड लोग पकड़े जा रहे हैं उनको पंजाब से सीधे उठाकर डिब्रूगढ़ भेजा जा रहा है, मतलब असम के अंदर, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ताकि कोई भी सुविधा इनको नहीं मिल सके। और ये ऐसा
ऑपरेशन जो चला है, जो अब तक खबर आ रही है, 114 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। नेटवर्क ध्वस्त होगा तो ये फिर कौन ये अमृतपाल, कौन ये वारिस पंजाब दे, ये सारा तमाशा अपने आप खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, जो आतंकी साजिश रची जा रही थी उसका अंजाम अब अमृतपाल के लिए बहुत बुरा होने वाला है। वहीं दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज के कविता ईडी के दफ्तर में पेश हुई, जहां इस मामले को लेकर उनसे पूछताछ की गई। कविता पर आरोप है कि वो साउथ कार्टेल का हिस्सा थी, जिसने रिश्वत देकर दिल्ली की शराब नीति में बदलाव कराए और पैसे कमाए। इससे पहले 16 मार्च को कविता ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी, तब उन्होंने अपने वकील के हाथों डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे। इसमें उनके बैंक डिटेल्स और बिजनेस के पेपर्स थे। कविता ने एजेंसी को चिट्ठी लिखकर यह भी कहा था कि आगे की बातचीत वो ईमेल या अपने प्रतिनिधि के जरिए करेंगी। डॉक्टर साहब, क्या कुछ पूछताछ हुई, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये पूछताछ से बचना चाह रही हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके ही लोगों के द्वारा दिए गए बयान से इनका सामना कराया जा रहा है। जब तक हम लोग इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूछताछ जारी है। खबर ये भी आ रही है कि शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। वो क्यों? क्योंकि इनके ही चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया कि किस तरह से केजरीवाल और कविता के बीच एक समझौता हुआ कि जिसके तहत केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल ऐसा कानून बना देंगे ताकि ये साउथ लॉबी दिल्ली के अंदर अपना पूरा आधिपत्य स्थापित कर दे शराब के व्यापार में, और उसके एवज में कविता और उसके जो चट्टे बट्टे जो साउथ लॉबी के हैं वो 100 करोड़ रुपए केजरीवाल को पहुंचाएंगे। ये बाकायदा कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनका जो फेस था अरुण रामचंद्र पिल्लई, ये कबूल कर चुके हैं, तो उनसे आमना सामना कराया जाएगा। दूसरी चीज, ये रामचंद्र पिल्लई, इसे आज ईडी की हिरासत बढ़ा दी गई। कोर्ट में आज मामला गया था 3 अप्रैल तक। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आई, वो केजरीवाल के महा ईमानदार राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ा झटका। उनको भी आज सीबीआई के केस में, जो सीबीआई ने गिरफ्तार करके उसे तिहाड़ जेल भेजा, तो तिहाड़ जेल में अभी उनको 3 अप्रैल तक और रहना पड़ेगा। 15 दिनों के लिए रिमांड बढ़ा दी गई। ये लगातार कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की जो प्रक्रिया चल रही है, बेल जो रिजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब साफ है, कोर्ट को भी ये लग रहा है प्राइमा फेसी कि इन लोगों ने चोरी की है, घोटाला किया है, पैसे का गबन किया है, और अब ये लोग बचने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल, पूछताछ जारी है और माना जा रहा है कि के कविता की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां आज लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार हंगामा देखने को मिला। हंगामे की वजह से दोनों सदन फिर एक बार स्थगित कर दिए गए। बीजेपी सांसदों ने सदन में राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर माफी मांगने की मांग की। इसके अलावा बीजेपी सांसद सदन के अंदर राहुल गांधी शर्म करो के नारे लगाते दिखाई दिए। ऐसे में कांग्रेस समेत विपक्ष भी हंगामे में पीछे नहीं रहा और विपक्ष के सांसद इसके जवाब में अडानी मुद्दे को लेकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। डॉक्टर साहब, आखिर कब तक इस तरह से हंगामा देखने को मिलेगा और कब तक सदन की कार्रवाई स्थगित होती रहेगी? देखिए, एक पार्टी जो सरकार चला रही है वो कह रही है राहुल गांधी माफी मांगे, और विपक्ष कह रहा है कि अडानी के ऊपर जेपीसी कायम हो। अब दोनों के टेक्निकल पहलू को समझ लीजिए। राहुल गांधी ने ये इच्छा नहीं जताई है कि हम माफी मांगेंगे। उन्होंने कह दिया माफी तो नहीं मांगेंगे। सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सावरकर नहीं है जो माफी मांग रहे हैं, और ये लोकसभा के स्पीकर के पास जाते हैं, अर्जी देते हैं कि हमें बोलने का मौका दिया जाए। भाई, बोलने का मौका कानून के हिसाब से मिलेगा ना। ये कांग्रेस पार्टी तो है नहीं, ये 10 जनपद तो है नहीं, ये कांग्रेस का कोई कार्यक्रम, कोई एक्सटेंडेड ऑफिस तो नहीं है। संसद है, यहां कानून कायदे के तरीके से ही किसी को बोलने का मौका दिया जाता है या उसको रिजेक्ट किया जाता है। आप वो कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। दूसरी चीज, आप ये भी कहो कि भाई मैं माफी मांगने को तैयार हूं, तब भी सुनवाई की जा सकती है, लेकिन आप अपनी जिद पे अड़े हुए हो। तो ये बीजेपी आपसे माफी मांगने के लिए कह रही है। दूसरी तरफ सारा विपक्ष ये कह रहा है कि भाई जेपीसी हो किसके ऊपर,
तो अडानी के मसले के ऊपर, ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर जेपीसी होना चाहिए। ये भी मांग कानून के हिसाब से गलत है। वो गलत इसलिए है कि किसी भी जेपीसी में जब आप किसी की रिपोर्ट को आप उद्धृत करके उसके ऊपर जेपीसी लाना चाह रहे हो तो सवाल तो ये उठेगा कि क्या जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके पास ये अधिकार है कि विदेश में ऑपरेट करने वाली कोई कंपनी उसको आप आदेश दें कि आप हमारे इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो? नहीं दे सकते। तो ये लोग सब हवा हवाई कर रहे हैं। विपक्ष नहीं चाहता भाई पार्लियामेंट चले और सत्ता पक्ष भी यही चाह रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं चले, और बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी विवेचना के ये जो बजट है उसको कन्वीन करके, हाथ खड़ा करके 3 सेकंड के अंदर इसे पास कर दिया जाएगा। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि विपक्ष के पास बजट के ऊपर कटाक्ष, उसको एनालिसिस या उसको क्रिटिसाइज करने का कोई आधार नहीं दिख रहा है, इसलिए विपक्ष पार्लियामेंट से भागने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि जिस तरह से सदन में हंगामा मचा हुआ है उसके बाद राहुल गांधी की मुसीबतें भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। अब बात करते हैं दिल्ली में हुई किसान महापंचायत की। संयुक्त किसान मोर्चा के तहत 3 साल बाद फिर से दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत के लिए 11 राज्यों से ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के करीब 20,000 सदस्य रामलीला मैदान पहुंचे। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग के साथ साथ किसानों की समस्याओं को लेकर यहां महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए 2000 जवानों की तैनाती की गई थी जिससे कानून व्यवस्था खराब ना हो। डॉक्टर साहब, अब 3 साल बाद फिर से किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया, क्या कुछ मांगे हैं इस बार? देखिए, पहली बात तो ये किसान नहीं है, ये फ्रॉड्स हैं। ये किसान संगठन के लोग हैं जो यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि पंजाब में इनके आकाओं के ऊपर एक्शन हो रहा है। ये वही लोग हैं। पहले तो अगर ये लोग एकत्रित हुए हैं तो देश से इनको माफी मांगनी चाहिए। पहली चीज कि पिछली बार जब आप ये तमाशा कर रही थी, नौटंकी हो रही थी दिल्ली के अंदर, तो आपने खालिस्तानियों को घुसने दिया। ये पकड़े जा रहे हैं जो लोग, ये जो अमृतपाल उसका संगठन, यही लोग तो थे जिन्होंने लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया, तिरंगे का अपमान किया, हिंसा क्या नहीं किया था इन लोगों ने? उसके लिए माफी कौन मांगेगा? ये आंदोलनजीवी हैं, पैसे लेकर तमाशा करने वाले अलग अलग संगठन, ये किसान नहीं है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने सारे राज्यों से फिर से किसान आंदोलन, मैं देख रहा हूं ये दलाल पत्रकारों को फिर से वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हकीकत है? हकीकत यह है कि 4000 आदमी भी इकट्ठा नहीं हो पाया रामलीला मैदान के अंदर। उनकी तस्वीरें, उनके वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे आपको मालूम चलेगा कि फिजल आउट, ये फ्रॉड लोग हैं। किसान खेत पे है, वहां पे काम चल रहा है और दलाल आंदोलन कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार के ऊपर यह दबाव पड़ सके कि ये जो खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उस पर थोड़ी रहम मिले। जी बिल्कुल, यानी कि ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि केंद्र सरकार पर दबाव डालने की एक रणनीति है। अगली खबर में बात करेंगे जापान के प्रधानमंत्री के भारत दौरे की। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। दोनों ने भारत जापान रणनीतिक साझेदारी को लेकर बातचीत की। माना जा रहा है कि इस दौरे में जापान के पीएम फूमियो किशिदा हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने प्लान का खुलासा कर सकते हैं। चीन की बढ़ती सैनिक आक्रामकता के चलते हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती चुनौतियों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किशिदा के बीच चर्चा होने की संभावना है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ मायने हैं इस मुलाकात के? बहुत बड़ा मायने है। इस वक्त दुनिया में 2 इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं जिस पे पूरी दुनिया की निगाह है। एक, शी जिनपिंग पुतिन से मिल रहे हैं और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर किशिदा वो प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं। ये 4 बड़े लीडर्स हैं पूरी दुनिया के ग्लोबल पॉलिटिक्स में और चारों ताकतवर मुल्क है। यूरोप और अमेरिका इसे बड़ी ही, उसको कह सकते हैं कि सीरियस होकर के इसको व्यू कर रहा है। यूक्रेन वॉर एक एजेंडा पे है। जापान लगातार ज्यादा से ज्यादा रूस के खिलाफ सैंक्शन हो इसका समर्थक रहा है।
दूसरी तरफ चीन को कैसे कर्टेल करना है इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में, किस तरह से चीन को बाकायदा टेम करना है, इसकी रणनीति के ऊपर काम बातचीत होगी। और तो और जो सबसे अहम है वो अहम ये है कि बहुत सारी कंपनियां जो चीन के अंदर ऑपरेट कर रही थी, जापानीज कंपनीज जिनका प्रोडक्शन यूनिट चीन के अंदर था, उसको भारत कैसे लाया जाए, प्रधानमंत्री मोदी और कशिदा ये दोनों उस पर बातचीत कर रहे हैं। एक और एजेंडे पे है वो है मसला ग्रेटर निकोबार का, कि किस तरीके से अभी सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए उसके लिए फिक्स किए हैं। एक नया वहाँ पे पोर्ट बनाने की बातचीत चल रही है जिसमें जापान मदद करेगा। ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान के अपने इंटरेस्ट के लिए और ग्लोबल पीस के लिए चीन को कैसे कर्टेल करना है, उस पे ये अगले 2 दिन में हिंदुस्तान और जापान स्ट्रेटजी बनाने जा रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटजिकली हिंदुस्तान के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा रहा है। देखना ये है कि 2 दिन के बाद जब फाइनल अनाउंसमेंट होता है कि इस मुलाकात के दौरान क्या क्या अचीव किए हैं, तब इसमें समझ में आएगा कि हिंदुस्तान ने इस दौरे से क्या खोया और क्या पाया। जी बिल्कुल, यानी कि भारत और जापान के गहरे होते हुए रिश्तों को नई उपलब्धियों के रूप में देखा जा रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।